नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं पहले आपको चैप्टर का नाम याद दिला दूं। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो क्या था? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल। तो बच्चे, हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था कि राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों पड़ी, राजनीतिक दल के कार्य क्या थे, राजनीतिक दल का अर्थ क्या था। तो चलिए जरा इस चीज़ को और अच्छे से सोचते हैं कि राजनीतिक दल की अब ज़रूरत भाई क्यों है। वो तो पहले सीखे थे। तो चलिए एक और पॉइंट बनाते हैं जिसमें पता चलेगा राजनीतिक दल की ज़रूरत। राजनीतिक दल की ज़रूरत। बच्चे, पहले एक प्रश्न पर आते हैं। क्या आधुनिक लोकतंत्र में दल के बिना हम क्यों नहीं चल सकते? पहला प्रश्न यह है, क्योंकि बात है कि धीरे धीरे लोग बढ़ रहे थे, हम विकास की ओर बढ़े, ये आधुनिक दुनिया है। तो प्रश्न है कि आधुनिक लोकतंत्र में दल के बिना क्यों नहीं चल सकते? प्रश्न तो यह है। तो चलिए बच्चे, मैं आपसे पहले जो पूछता हूं कि ठीक है, चलो मान लेते हैं कि कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन प्रश्न है कि दल के बिना क्यों नहीं चल सकते। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं कि दल के बिना हम क्यों नहीं चल सकते। ठीक है, क्यों नहीं चल सकते, ये जरा इस प्रश्न की ओर हमारा ध्यान खींचना बच्चे कि हम राजनीतिक दल के बिना क्यों नहीं चल सकते। तो पहला याद रखिएगा बच्चे, अगर दल नहीं हुए तो सारे उम्मीदवार क्या हो जाएंगे? निर्दलीय उम्मीदवार हो जाएंगे। याद रखेंगे, अगर दल नहीं हुए तो सारे उम्मीदवार क्या होंगे? निर्दलीय होंगे। अब पता चला कि राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है। तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए सपोज कि ठीक है, चलो हमारे पास दल नहीं हो, अगर दल नहीं होगा तो जो भी चुनाव लड़ेंगे क्या वो बिना दल के ही तो लड़ेंगे? क्या वो किसी दल की बात करेंगे? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर दल नहीं हुए तो सारे के सारे उम्मीदवार क्या हो जाएंगे? निर्दलीय हो जाएंगे। और अगर निर्दलीय उम्मीदवार हो गए तो क्या नीतिगत बदलाव का कोई चुनावी वायदा करेगा? कोई नहीं करेगा। याद रखिएगा कि नीतिगत बदलाव का चुनावी वायदा नहीं हो सकता। याद रखेंगे, नीतिगत बदलाव का वायदा फिर नहीं हो सकता। भाई सिंपल सी बात है, अगर दल के बिना अगर हम चलेंगे तो पहले तो सारे उम्मीदवार निर्दलीय हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा था ना कि राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम बताती है, जनता को अवगत कराती है और जनता चुनती है। लेकिन बच्चे, जब राजनीतिक दल थे ही नहीं तो फिर है ही नहीं, तो वो नीति कौन बताएगा? कौन नीति का बदलाव करेगा? इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति नीतिगत बदलाव के चुनावी वायदा नहीं कर सकता। ठीक, चलिए मान लो अगर सरकार बन गई, अगर सरकार बन भी गई तो क्या इनकी उपयोगिता सही होगी? नहीं होगी, उस पर भी शक होगा। याद रखेंगे बच्चे कि अगर सरकार बनी, ठीक है, सरकार बनी तो नेताओं की, यानी जो सरकार में है उनकी उपयोगिता संदिग्ध हो जाएगी, यानी कि शक के घेरे में आ जाएगी। क्यों बच्चे? क्योंकि इन्होंने तो कोई नीतिगत बदलाव का वायदा ही नहीं किया, ना अपना चुनावी कार्यक्रम पेश किया है। तो याद रखेंगे कि अगर सरकार बन भी जाएगी तो भी बच्चे इनकी उपयोगिता क्या होगी? संदिग्ध होगी। अच्छा, लेकिन सरकार बनेगी क्या? देश चलाने के लिए ही तो। अब देश कैसे चलेगा? क्या इसका कोई उत्तरदायी होगा? नहीं होगा। याद रखने बच्चे कि देश चलेगा कैसे? कोई उत्तरदायी नहीं होगा। देश चलेगा कैसे? कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल है ही नहीं, तो फिर जिम्मेदारी कोई क्यों ले? तो याद रखिएगा कि देश कैसे चलेगा इसका भी कोई उत्तरदायी होगा ही नहीं। क्लियर हो चुका? अच्छा, लेकिन याद रखेंगे कि बच्चे, अगर गैर दलीय आधार पर जो चुनाव होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो पंचायत चुनाव है, आप उसी का उदाहरण ले लीजिए बच्चे। क्या होता है कि पंचायत चुनाव जनरली जो है गैर दलीय आधार पर होता है। अब इससे क्या होता है कि पूरा गांव अलग अलग खेमों में बंट जाता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग अपने पैनल उतार देंगे। तो याद रखिएगा कि पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होता है और पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है और हर एक खेमा अपना अपना पैनल, अपने अपने लोगों को उतार देता है।
तो राजनीतिक दल भी तो यही काम करते हैं। समझ में आया? तो पंचायत चुनाव जो बेटा बिना दल के है, क्लियर है, तो उसमें क्या होता है कि गांव कई खेमों में बंट जाता है और हर एक खेमा अपने पैनल अपने लोगों को उतारता है इलेक्शन के लिए। तो इसी चीज को अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर देखूं तो राजनीतिक दल भी तो यही काम करता है कि चुनाव आता है तो अपना एक पैनल उतार देता है, अपने उम्मीदवारों को उतारता है, अपना राजनीतिक कार्यक्रम देता है, नीतिगत कार्यक्रम देता है और इलेक्शन लड़कर जीतता है तो सरकार बनाता है, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करता है। तो बच्चे इसीलिए राजनीतिक दल की हमें जरूरत हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक दल भी यही काम करता है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में देखें तो सभी देशों में आपको राजनीतिक दल नजर आएंगे। इस बात को याद रखिएगा कि दुनिया के सभी देशों में हमें राजनीतिक दल नजर आएंगे। पहले मैं इसको मिटा दूं बच्चे, ये तो हमने सीख लिया कि क्यों भाई जरूरत थी इनकी। अच्छा, याद रखेंगे कि आज की स्थिति क्या है कि दुनिया के सभी हिस्से में राजनीतिक दल नजर आते हैं। याद रखेंगे बच्चे कि दुनिया के सभी हिस्सों में राजनीतिक दल नजर आते हैं। याद रखिएगा कि दुनिया के सभी हिस्सों में आज क्या है बच्चे, राजनीतिक दल नजर आते हैं, क्योंकि बिना राजनीतिक दल के कार्य जो है नहीं चलेगा। तो फिर हम काम कैसे करेंगे? यहां तक समझ में आ गई बच्चे? अच्छा चलिए, अब जरा मैं आपको एक और बात बता दूं बच्चे कि एक बात याद रखिएगा कि कभी कभी किसी देश का समाज, याद रखिएगा कोई जरूरी नहीं है कि सभी समाज छोटे ही हो, कोई समाज बच्चे बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होने के साथ क्या हो जाएंगे, वो जटिल भी हो जाएंगे। तो अगर समाज बहुत बड़ा होगा उसमें जटिलता आ जाएगी तो तरह तरह के विचार वाले लोग भी तो होंगे। अब तरह तरह के विचार हैं तो उनको समेटना है और सरकार की नज़र में लाने की जरूरत भी तो होगी, इसीलिए राजनीतिक दल की जरूरत हो जाएगी। याद रखिएगा बच्चे कि बड़े अगर समाज बड़ा है, याद रखिएगा समाज बड़ा है तो वो जटिल होगा, और जटिल होगा तो विभिन्न सोच के लोग होंगे, यानी विभिन्न राय होगी। अब इन सब को समेटना है, इन सब को क्या करना है बच्चे, समेटना है और समेट कर सरकार की नजर में लाना है, समेट कर सरकार की नजर में लाना है। इसीलिए राजनीतिक दल की उपयोगिता विश्व के सभी देशों में आज बढ़ी हुई है और हर जगह बच्चे याद रखेंगे कि आपको तरह तरह के राजनीतिक दल मिलेंगे। आप चाहे किसी भी देश को उठाकर देखो तो राजनीतिक दल मिल ही जाते हैं। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि विभिन्न जगहों, अब मान लीजिए कि राजनीतिक दल है, अगर अलग अलग जगह से प्रतिनिधि आएंगे तो वो एक साथ मिलेंगे, तो जब एक साथ मिलेंगे तभी एक जिम्मेवार सरकार भी बनेगा, और बच्चे जिम्मेदार सरकार बनेगा तो प्रतिनिधि सरकार सभी जरूरतों को कौन पूरा करेगा, राजनीतिक दल ही तो पूरा करते हैं। और याद रखिएगा कि राजनीतिक दल आज जो है लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त भी हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि राजनीतिक दल में क्या है, अलग अलग जगह के प्रतिनिधि आते हैं, तो जब अलग अलग जगह के प्रतिनिधि आएंगे तो राजनीतिक दल उनको प्रशिक्षित करेगा, उनको काम सिखाएगा, फिर उनको पद देगा, तभी तो जिन जिन के वो प्रतिनिधि हैं सबकी जरूरतें क्या होगी बच्चे, पूरी होंगी। इसलिए याद रखिएगा कि एक जिम्मेवार सरकार बनेगी और प्रतिनिधि सरकार सबकी जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो याद रखना बच्चे कि आज राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। इस बात को नहीं भूलेंगे कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। लोकतंत्र की क्या है, अनिवार्य शर्त है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देख सकते हैं कि राजनीतिक दल की कितनी उपयोगिता है, तभी तो समाज के सभी समूह को, सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले। कहीं ना कहीं बच्चे लोकतंत्र की जड़ ही तो मजबूत होगी। क्लियर है? अच्छा चलिए अब जरा देखते हैं कि भाई कितने राजनीतिक दल, जरा ये भी सोचा जाए कि चलो ठीक है समझ में आया कि भाई इन चीजों के लिए राजनीतिक दल चाहिए, लेकिन प्रश्न है भाई कितने राजनीतिक दल। तो चलिए जरा इस बात को भी समझते हैं कि कितने राजनीतिक दल
क्लियर है? ओके बच्चे, हम यहाँ अपने देश की भी तुलना करेंगे, अपने देश की भी बात करेंगे और देखेंगे कितने राजनीतिक दल। तो बच्चे हमारा अगला पॉइंट है कितने राजनीतिक दल। जरा इसमें हम चीजों को सीखते हैं। कितने राजनीतिक दल, पूरी बात समझ में आ गई? बच्चे याद रखिएगा कि लोकतंत्र में नागरिकों को का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि किसी भी देश का अगर लोकतंत्र है तो कोई भी नागरिकों का समूह राजनीतिक दल क्या कर सकता है, बना सकता है। याद रखिएगा बच्चे, इस चीज को हमें इस तरह समझना है कि लोकतंत्र में नागरिकों का समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस बात को याद रखिएगा, यह अधिकार है बच्चे कि लोकतंत्र में अगर कोई भी नागरिक का समूह चाहे तो वो आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि एक ही है। तो हमने देखा कि नागरिकों का कोई भी समूह आपस में मिलकर राजनीतिक दल बना सकता है और सभी देशों में बहुत सारे राजनीतिक दल भी है। याद रखिएगा, अगर मैं भारत का एग्जाम्पल दूं तो बच्चे भारत में ही चुनाव आयोग में 750 से अधिक पंजीकृत दल हैं। याद रखना इस बात को बच्चे कि भारत में, अगर मैं भारत का एग्जाम्पल दूं तो भारत में चुनाव आयोग में 750 से अधिक 50 से अधिक पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। तो देख सकते हैं बच्चे कि लोकतंत्र में कोई भी नागरिक का समूह अगर राजनीतिक दल बना सकता है, इसका मतलब है सभी देशों में बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे। और जब मैंने भारत का एग्जाम्पल लिया तो मैं ये देखता हूं कि भारत में चुनाव आयोग में ही 750 अधिक पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इतने दल होने के बाद भी हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती नहीं देता बच्चे। ठीक है, 750 से दल पंजीकृत है, लेकिन अगर आप चुनाव में देखेंगे तो कुछ ही दल तो मजबूत टकराव करते हैं आपस में, यानी सभी दल जो हैं वो गंभीर चुनौती नहीं देते, ना तो ये चुनाव भी जीतते हैं। अच्छा, और सरकार बनाने की होड़ में क्या करते हैं, कुछ एक पार्टियां ही रहती है। मैंने अभी आपको बताया था ना बच्चे कि ठीक है 750 से अधिक दल पंजीकृत हो, पर सभी चुनाव में थोड़ी आ जाएंगे। अगर मान लो आ ही गए तो क्या होगा, टकराव होगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मुख्य जो राजनीतिक दल है वही चुनाव में जीतते हैं, वही सरकार को क्या करते हैं, बनाते हैं, बाकी और सबकी बेहतरी के लिए काम भी करते हैं। क्लियर है? अच्छा, लेकिन बेटा एक प्रश्न है, सवाल यह है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने राजनीतिक दल हैं, यह भी तो क्लियर है भाई। चलो मैं मानता हूं कि ठीक है राजनीतिक दल चाहिए, लेकिन प्रश्न है कि लोकतंत्र की बढ़ोतरी के लिए कितने राजनीतिक दल हों, यह भी तो समझ में आना चाहिए। तो बच्चे हमारा एक प्रश्न आ गया, यहां पर देखिएगा बच्चे प्रश्न क्या आ गया कि लोकतंत्र की बढ़ोतरी के लिए, लोकतंत्र की बढ़ोतरी के लिए कितने राजनीतिक दल हों। भाई सही बात है, ठीक है, मान लीजिए 750 राजनीतिक दल हैं और सभी चुनाव में नहीं है, कुछ ही दल हैं। तो प्रश्न यह है कि लोकतंत्र की बढ़ोतरी के लिए कितने राजनीतिक दल हों, यह भी तो समझना होगा। तो बच्चे याद रखिएगा कि अलग अलग देशों में यह देखा गया है कि राजनीतिक दल की संख्या या उनके तरीके भी अलग अलग हैं। तो जरा हम इसको समझते हैं बच्चे, एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। एक बात याद रखिएगा सभी बच्चे कि कहा जाता है कि कई देशों में सिर्फ एक ही दल है और उसे ही सरकार बनाने की अनुमति है। याद रखिएगा कि कई देशों में एक ही दल है और उसे ही सरकार बनाने की क्या है, अनुमति है। चलिए जरा सीखते हैं कि ये क्या बात हुई कि एक ही दल है और उसे ही क्या है, सरकार बनाने की अनुमति है। यहां देखिए सभी बच्चे, हमने देखा कई देशों में एक ही दल है और
उसे ही सरकार बनाने की अनुमति है। सरकार बनाने की क्या है बच्चे? अनुमति है। इसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। याद रखिएगा बच्चे, इसे क्या कहते हैं? एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि एक दलीय व्यवस्था का मतलब है एक ही दल, और वही दल क्या बनाएगी? सरकार बनाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि और दल नहीं होंगे, और भी दल बना लेंगे वो, लेकिन स्वतंत्र चुनाव लड़ने की इजाजत उन्हें नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि एक दलीय व्यवस्था में एक दल ही होगा और उसे ही सरकार बनाने की इजाजत होगी, लेकिन और दल भी होंगे पर वो स्वतंत्र चुनाव नहीं लड़ते। तो जब उन्हें पता है कि स्वतंत्र चुनाव लड़ ही नहीं सकते, तो धीरे धीरे उन्होंने भी दल बनाना क्या कर दिया? छोड़ दिया। जैसे चीन, बच्चे याद रखिएगा कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन है। याद रखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे क्या है? चीन। तो याद रखिएगा कि चीन में वो कौन सी पार्टी है? तो बच्चे उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है बच्चे? कम्युनिस्ट पार्टी। तो चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट जो पार्टी है वही सरकार बनाएगी, और उसे ही सरकार बनाने की क्या है? इजाजत है, और किसी को भी इजाजत नहीं है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही सरकार बनाने की इजाजत है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि अन्य लोग भी दल बना सकते हैं, तो दूसरे लोग भी दल बना देंगे, लेकिन याद रखिएगा उन्हें स्वतंत्र चुनाव की प्रतिस्पर्धा की अनुमति ही नहीं है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे लोगों ने दल बनाना छोड़ दिया। लेकिन प्रश्न है कि क्या एक दलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए अच्छा है? बच्चे जरा सोचो कि एक दलीय व्यवस्था क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या ऐसा नहीं लगता कि एक ही दल हमेशा रहेगा तो वो अपनी मर्जी, अपनी मनमानी से चलेगा? तो याद रखिएगा कि एक दलीय जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि एक दलीय जो व्यवस्था है इसे क्या कहा गया है? लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस बात को सभी बच्चे याद रखना है कि एक दलीय व्यवस्था को क्या कहा गया है? कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्य लोग तो दल है ही नहीं। ठीक है, और याद रखिएगा कि लोगों के पास अब विकल्प भी नहीं है। वही है भाई, उसी ऑप्शन है, उसी को जीतो, उसी को जिताओ और वही जाकर के सरकार बनाएगी। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा कि कम से कम दो पार्टी तो होनी चाहिए थी, ताकि दोनों में कंपटीशन हो, स्पर्धा हो। अगर एक गड़बड़ हुआ तो दूसरा जीता, दूसरा गड़बड़ हुआ तो फिर पहला जीतेगा, तभी तो सरकार मजबूत होगी। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि कुछ देशों में यह भी स्थिति है कि सत्ता में केवल दो पार्टियों में ही बदलती रहती है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, चलिए यहां देखते बच्चे कि कुछ देशों में दो दल है। क्या है? कुछ देशों में दो दल हैं और उन्हें ही सरकार बनाने की क्या है? अनुमति है, या हम कह सकते हैं उनमें ही सरकार बनाने की क्या है? प्रतिस्पर्धा है। सरकार बनाने की क्या है बच्चे? प्रतिस्पर्धा है। क्लियर है? और इसी में क्या है? प्रतिस्पर्धा है। क्लियर है? और याद रखिएगा इससे क्या होता है कि सत्ता कभी एक पार्टी के पास और सत्ता कभी दूसरी पार्टी के पास इंटरचेंज होती रहती है, जिससे एक दल कभी भी मजबूत नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि कम से कम दो पार्टी तो है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा। अच्छा, इसे क्या नाम दिया गया है? इसे ही कहा गया है दो दलीय पद्धति है। ये क्या है बच्चे? दो दलीय पद्धति। जैसे वहां एक दल थी तो क्या कहा था हमने? एक दल पद्धति, और यहां पर दो दल है तो हम क्या कह देंगे? इसे ही दो दल पद्धति। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो दो दलीय व्यवस्था है, इसे को याद रखेंगे कि क्या नाम है इसका? दो दलीय व्यवस्था। ये कहां कहां है बच्चे? तो याद रखिएगा ये यूएसए में भी है और ब्रिटेन में भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और बच्चे, और कहां है? ब्रिटेन में भी है। यहां देखा जाता है कि यहां बस दो ही दल हैं और इन्हीं दोनों दलों के बीच सरकार बनाने की होड़ लगी रहती है। कभी ये दल बनाएगी, कभी वो दल बनाएगी। क्लियर है? अच्छा, लेकिन जरा एक बात क्लियर कीजिएगा कि अगर दो या दो से अधिक दल हो, सपोज
तो सभी दल को अपने दम पर जीतने का तो मौका नहीं मिलता। बच्चे कल्पना कीजिए, मान लीजिए कहीं 2 से ज़्यादा दल हैं, तो क्या जरूरी है कि एक दल अपने दम पे जीत जाएगा? तो ऐसा भी होता है बच्चे कि कभी कभी कोई दल जो है अपने दम पर नहीं जीत पाता, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे या दूसरे दलों को मिलकर के गठबंधन बना लेता है और गठबंधन बनाकर फिर चुनाव लड़ता है, और अगर जीत गया तो क्या करता है, सरकार बनाती है, और इसी को बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। तो याद रखेंगे बच्चे कि 2 या 2 से अधिक दल हो, 2 या 2 से अधिक दल हो तो हम इसी व्यवस्था को क्या कहेंगे बच्चे, बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। जैसे भारत। याद रखिएगा सभी बच्चे कि हमारे देश में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि बच्चे ये आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 या 2 से अधिक पार्टी भी तो हैं, ढेर सारी पार्टियां हैं। तो जब इलेक्शन होता है तो ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी अपने दम पर चुनाव नहीं जीत पाती, तो जब वो अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पाती तो अलग अलग पार्टियों से मिलकर क्या करती है बच्चे, गठबंधन बनाती है, और इस जब गठबंधन बनाकर इलेक्शन लड़ती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। और याद रखिएगा कि बहुदलीय व्यवस्था में कई दल चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए हाथ मिला लेते हैं। याद रखेंगे बच्चे कि बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है कि कई दल सत्ता में आने के लिए क्या करते हैं, हाथ मिला लेते हैं। बच्चे इसको याद रखिएगा कि कई दल आपस में क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और जब वो हाथ मिलाते हैं तो हम इसी को क्या बोलते हैं, गठबंधन, या इसी को क्या कहते हैं, मोर्चा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत में क्या है कि बहुत सारे दल हैं, तो अगर कोई दल अकेले नहीं जीतता तो क्या करता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए कई सारे दलों के साथ हाथ मिला करके एक संगठन बना लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गठबंधन कहते हैं, या क्या कहते हैं बच्चे, मोर्चा कहते हैं। याद रखिएगा कि जब 2004 का चुनाव हो रहा था तो उसमें 3 गठबंधन थे। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि 2004 के चुनाव में 2004 के चुनाव में 3 गठबंधन थे। क्या था ये तीनों गठबंधन? तो पहला था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। याद रखिएगा बच्चे, पहला गठबंधन क्या बना था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। याद रखिएगा, एक गठबंधन क्या बना था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। दूसरा बना था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और तीसरा बना था बच्चे वाम मोर्चा। क्या बना था, वाम मोर्चा। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से भारत में अलग अलग दल आपस में हाथ मिलाकर गठबंधन सरकार बना लेते हैं, और सभी को क्या होता है, गठबंधन में सबकी बात सुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं हमने ये देख लिया कि कितने राजनीतिक दल चाहिए और ये किस तरीके से काम करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो, चैनल को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।